Hello students and all the viewers. I am Mohammad Arafat Khan, your physics teacher. ओके जनाब, कंटिन्यू करते हैं। मैंने जो सेशन स्टार्ट किया हुआ है उस सेशन में हम लोग बेसिकली MCQs को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के टेस्ट करीब हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया जिसमें हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे, दैट टॉपिक विल बी रेडियो एक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस और वी टॉक अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। रेडियो एक्टिविटी समझ रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले वही वाली बात कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा और सब्सक्राइब के करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ जब मिल सकती है जब आपने बेल आइकन को भी हिट किया होगा और ऑल पर टिक कर दिएगा। ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम ही करता हूं मैं MCQs की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं किसके बारे में, कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम ये तो चेक करें कि हाँ भाई ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये होती क्या है, क्यों खामखा डायरेक्टली इसके MCQs की तरफ चलें। तो सबसे पहले चेक करते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। चले भाई, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को डेफिनेशन याद होती है। अगर पूछा जाए कि बताओ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी का मतलब होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस, अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस में से 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट हो रही हो, वो 3 टाइप्स की रेडिएशंस कौन कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा। इस प्रोसेस को जिसमें ये 3 रेडिएशंस न्यूक्लियस से इमिट होती हैं, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। समझ रहे ना। ये तो हो गई बात कि जो स्टूडेंट्स हमें बताते हैं। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेडियो एक्टिविटी, हम ये डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा होता क्यों है, क्यों अल्फा रेज, क्यों बीटा रेज, क्यों गामा रेज, ये क्यों 3 टाइप्स की रेडिएशंस किसी भी न्यूक्लियस से बाहर आती हैं, तो आती क्यों है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेडियो एक्टिविटी। ओके जनाब, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। वो बात ये कि लेट सपोज मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाऊं, सेम चार्जेस हमें पता है कि हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने ये बात पढ़ी हुई है। अब इमेजिन करो कि हमारे पास लेट सपोज एक हीलियम एटम है। हीलियम एटम का मतलब क्या हो जाएगा, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स, उसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन्स और उसके शेल में एक ही शेल होगा, जाहिर सी बात है फिलहाल, क्योंकि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने तो एक बात पढ़ी हुई है कि कोई भी 2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या कोई भी 2 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक वक्त में एक जगह पर नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स। ये देखो रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब हीलियम एक ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में एक ही वक्त में 2 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अच्छा इसको तो छोड़ो, इसके अंदर तो फिर भी कम हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। अब इमेजिन करो, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं किसी हायर एटॉमिक नंबर वाले की। लेट सपोज एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 50, एटॉमिक नंबर 50। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे, यानी एक ही जगह पर 50 प्रोटॉन मौजूद हैं। हाउ इज इट पॉसिबल यार, हमने तो पढ़ा हुआ है कि कोई भी 2 प्रोटॉन्स एक जगह पर नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो 50 प्रोटॉन्स हो, 60 प्रोटॉन्स हो, 90 प्रोटॉन्स हो, 40 प्रोटॉन्स हो, 2 प्रोटॉन्स हो, ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एक जगह पर कैसे हो सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। सो आंसर इज न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है न्यूक्लियस कोई डब्बा नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है जिसके अंदर आप पार्टिकल्स भरते हैं, उसमें भरे हुए होते हैं, एक जगह पर कोई बाउंड्री है। नो, न्यूक्लियस एक रीजन है, न्यूक्लियस एक ऐसा स्पेस है, एटम के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट को आप न्यूक्लियस कहते हैं। उस रीजन में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इस न्यूक्लियर फोर्स का काम ही यही है कि ये उन पार्टिकल्स को जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब होते हैं, इन पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा गैदर करके रखती है। रिपल्सिव फोर्स को भी ओवरकम करती है, मतलब रिपल्सिव फोर्स होने के बावजूद उन पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रखने का काम करती है। वो फोर्स कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब अगर आपसे नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन करें कि बताओ हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स एक जगह पर हो,
4 प्रोटॉन्स एक जगह पर हो, 50 प्रोटॉन्स एक जगह पर हो, हाउ इज इट पॉसिबल? तो योर आंसर विल बी न्यूक्लियर फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स जिसका काम पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना। ये तो हो गया पहला जवाब। एक और सवाल करता हूं मैं, वो ये, हमें एक बात पता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, अनकाउंटेबल नहीं है। हर चीज फाइनाइट मतलब क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। अब लेट्स सपोज मैं इस न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स की एक डिमांड है। डिमांड क्या? कि ठीक है, मेरा काम है कि मैं रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके उसके बावजूद उन प्रोटॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रखती हूं। मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं। ये कह रही है कि ठीक है, मेरा काम है प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा करके रखना, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त पता है क्या है? अगर प्रोटॉन्स अगर प्रोटॉन्स की तादाद 82 तक है तो मैं इकट्ठा करके रख सकती हूं, सेड बाय न्यूक्लियर फोर्स। अगर एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हुआ, एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होने का मतलब क्या? प्रोटॉन्स 82 से बढ़ गए। याद रखिएगा, अब वहां पर न्यूक्लियर फोर्स हो जाती है वीक, जिसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ध्यान में रखिएगा, अगर एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाता है ना, तो हर उस न्यूक्लियस को हम कहते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस। समझ रहे हैं? अगर, आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, अगर एटॉमिक नंबर 82 से बढ़ जाए, इसका मतलब उस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लेट्स सपोज यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92। यूरेनियम की बात करो, यू फॉर यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 92। अब आप सोचो, न्यूक्लियर फोर्स की लिमिट थी 82 की और इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं। क्या ये अनस्टेबल नहीं होगा? 100% अनस्टेबल है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए भाई, इमेजिन करो आप एक कश्ती में सवार हैं, आप एक कश्ती में बैठे हुए हैं और शिप में है, कश्ती में है, ठीक है ना। और उस शिप पर, उस कश्ती के बाहर एक चिट लगी हुई है, उस चिट पे लिखा हुआ है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 50 पीपल। यानी कि उस शिप में, उस कश्ती में ज्यादा से ज्यादा, एक्सट्रीम मैक्सिमम 50 बंदे बैठ सकते हैं। अगर 50 से बढ़े वो अनस्टेबल हो जाएगी, टूटने का खदशा है, डूबने का खदशा है। समझ रहे हैं? अब हुआ ये कि वो कश्ती चली, शिप चली, और मजे की बात उसमें 50 की बजाय 60 बंदे बैठ गए, 60% बैठ गए। अब वो चल रही है शिप, पानी के लिए निकल गई, सफर पे निकल गई। अब पता है क्या हुआ? लोगों को पता है, वहां के पर्सन्स को पता है कि भाई हमारे पास इस शिप की जो लिमिट थी वो थी 50 की और इसमें घुस गए 60 बंदे। उनको पता है अनस्टेबल हो गई शिप, किसी वक्त भी टूट जाएगी, हम सब डूब जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। अब क्या करें? वहां पर लोगों के अंदर ग्रुपिंग होना स्टार्ट होगी। हम लोग है ना, हमारे अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, हमारे अंदर बुरे लोग भी होते हैं, अपना भी सोचते हैं और दूसरों का कम सोचते हैं। क्या करें? इंसान है, बड़ा खराब एक एनिमल है। समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर एक सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। तो पता है वहां पर क्या होगा? उस कश्ती के अंदर लोग क्या सोचेंगे? यार एक काम करते हैं, इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वहां पर ग्रुपिंग हो जाएगी। वहां पर ये बोलेंगे यार अपने आप को बचाओ, जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर तबका है, उनको निकाल के बाहर फेंक दो ताकि एटलीस्ट हम तो बच सकें। अपना अपना सोचना स्टार्ट करेंगे और ऐसा होगा, वाकई में ऐसे ही होगा। लोग अपना छोड़ के दूसरे का नहीं सोचेंगे। वहां पर 50 लोग हैं, सबके दिमाग एक जैसे नहीं होंगे। वो क्या करेंगे? वो 50 की कैपेसिटी तक लाने के लिए वो 10 बंदों को बाहर निकाल के फेंक देंगे। क्यों फेंका? ताकि वो शिप, ताकि वो कश्ती स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल थी, स्टेबल हो जाए। ऐसे ही कुछ होता है न्यूक्लियस के अंदर। भाई न्यूक्लियस की जो लिमिट थी वो थी 82। समझ रहे हैं? उसमें प्रोटॉन्स मैक्सिमम कितने आ सकते थे? 82 आ सकते थे। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जिसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स हैं। अब ये कंडीशन हो गई अनस्टेबल, लिमिट से ज्यादा प्रोटॉन्स मौजूद हैं। अब इसमें इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों वाली कहानी हो रही है। अब वो न्यूक्लियस ये कहेगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी लिमिट तो कम थी, ये कम प्रोटॉन्स, मतलब कम कितने? 82 प्रोटॉन्स को इकट्ठा करके रख सकता था। अब इसमें 92 आ गए। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स है लिमिट से बाहर है, इनको निकालना स्टार्ट करो, इन पार्टिकल्स को बाहर निकालना स्टार्ट करो। अब यहां पर उस न्यूक्लियस में से ये पार्टिकल्स बाहर आते हैं। जब ये पार्टिकल्स बाहर आएंगे
इसी चीज को तो हम कहते हैं कि रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर आते हैं। तो उस न्यूक्लियस में से रेडिएशंस इमिट होती हैं, पार्टिकल्स बाहर होते हैं, क्योंकि वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो याद रखिएगा, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जब भी कोई एटम जाएगा, जब भी कोई न्यूक्लियस जाएगा, थ्रू द प्रोसेस जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये खुद ब खुद यानी कि मतलब बिना किसी वजह के नहीं हो रहा होता, इसके पीछे एक वजह है। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी होगी, हमारे ध्यान में एक बात आनी चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ रिलेट उन एटम से करती है जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ से स्टेबिलिटी की तरफ जब भी जाएगा तो वो अपने अंदर से रेडिएशन यानी कि पार्टिकल्स बाहर निकालेगा, तो वो स्टेबल 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 होता जाएगा और वो फाइनली जाके स्टेबल हो जाएगा। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने अंदर से 3 टाइप की रेडिएशंस इमिट करता हो, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। समझ रहे हैं? अब ये भी कंडीशंस है भाई कि अल्फा पार्टिकल्स कब बाहर आते हैं, बीटा पार्टिकल्स कब बाहर आते हैं, गामा पार्टिकल्स कब बाहर आते हैं, ये भी एक कंडीशन है। इसको भी डिस्कस करते हैं। फिलहाल डेफिनेशन चेक कर लें, आपके सामने लिखी हुई होगी। मैं इस डायग्राम को रब कर देता हूं यहां पर ताकि आप इसकी जो डेफिनेशन आ रही है उसको अच्छे से चेक कर लें कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास किसी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में 3 टाइप्स की रेडिएशंस इमिट होती हो, स्पॉन्टेनियसली इमिट होती हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ओके, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, बल्कि 3 क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि अल्फा रेज इमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर। अल्फा रेज के बारे में बताएं कि क्या होते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा रेज की। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा रेज की कि अल्फा रेज क्या होते हैं, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने एक काम ही करता हूँ, एक हीलियम एटम बनाता हूँ। हीलियम एटम का मतलब क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स और इसके शेल में और हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये है हीलियम एटम। गौर से सुनते रहिएगा, फिलहाल एटम है। एटम का मतलब ये होता है कंप्लीट, द कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिट्स या शेल्स या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स, इस कंप्लीट को हम कहते हैं एटम। ये फिलहाल हीलियम एटम है। एक काम ही करते हैं, हम इस हीलियम एटम में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको रिमूव करवा देते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को तो शेल में से रिमूव करवा दिया। अब तो ये एटम नहीं रहा ना, अब तो ये सिर्फ क्या बच गया, अब ये सिर्फ न्यूक्लियस बच गया। तो मैं कहूंगा कि अब ये हीलियम एटम नहीं है बल्कि हीलियम, अब ये हीलियम न्यूक्लियस है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसी को हम कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल होता है। दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ये आपने ध्यान में रखना है। So the alpha particle is nothing but just a helium nucleus। यानी कि जब भी आपके सामने अल्फा पार्टिकल का केमिस्ट्री में बात आए, फिजिक्स में बात आए, बायोलॉजी के अंदर बात आए, कहीं पर भी अल्फा पार्टिकल का नाम आए, समझ जाना अल्फा पार्टिकल बस एक ही होता है, और वो क्या, हीलियम का न्यूक्लियस। इसका मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे हीलियम के अंदर। तो जब आप हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम की कंडीशन को आप कैसे लिखते हैं, एटॉमिक मास 4 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 2। एटॉमिक नंबर इज 2। 2 एटॉमिक नंबर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। और एटॉमिक मास 4 क्यों है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल कितना हो गया 4। सो एटॉमिक मास इसका होता है 4 और एटॉमिक नंबर इसका होता है 2। तो हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। सिंपल सी बात है। ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल के बाद इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीटा रेज इमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल आर। अब हम बात करते हैं कि बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज क्या होती है। नंबर 2, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, जब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की या बीटा रेज की तो आसान सी बात है, हमारे पास कंडीशन आती है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव। हमारे पास 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, वो होता है नेगेटिवली चार्ज, और इसका होता है एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और इसका एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। समझ रहे हैं? ओके, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बाहर आना, इसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल का बाहर आना। कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज बीटा पार्टिकल, तो आपने सिर्फ इतना कहना है इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कह दो, आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, चेक करें इसके सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हम तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लें, हम तो एटॉमिक फिजिक्स पढ़ लें, सॉरी न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ध्यान में रखिएगा, हम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते। ये तीनों रेज, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, ये तीनों रेज कहां से आती है, न्यूक्लियस से आती है। इनमें शेल का काम नहीं होता। इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर बी गलती से भी मत लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के साथ लिखा हुआ है ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये न्यूक्लियस से निकलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर नेगेटिवली और पॉजिटिवली, इस वजह से नहीं लिखा, वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, इसको हम लिखते हैं बीटा +1, और एक होता है नेगेटिव जिसको हम कहते हैं बीटा -1। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं। कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव। सिंपल सी बात है। सो बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बताओ गामा रेज क्या होती है। तो भाई गामा रेज के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने पढ़ा होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम बनता है ना। मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल वेव्स, उसके बाद आ जाती हैं अल्ट्रा वायोलेट, उसके बाद आ जाती हैं एक्स रेज, उसके बाद आके खत्म होता है कहाँ पर, गामा रेज के ऊपर। ये पूरा क्या स्पेक्ट्रम बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसमें सबसे लास्ट में क्या लिखा होता है, गामा रेज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी, लोअर वेवलेंथ, लोवेस्ट वेवलेंथ, है ना। तो भाई गामा रेज क्या है, गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये कोई पार्टिकल्स नहीं है, ना ये प्रोटॉन्स हैं, ना ये न्यूट्रॉन्स हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फोटॉन्स। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। हाँ, इनको आप यूं कह सकते हो कि इनके पास पार्टिकल्स नहीं, लेकिन कौन से वाले, फोटॉन्स हैं, मासलेस, चार्जलेस। इसका मतलब अल्फा रेज पर चार्ज होता है, बीटा रेज पर चार्ज होता है, लेकिन गामा रेज पर चार्ज नहीं होता, बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? ओके, ये रहे हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि इन एन अल्फा डीके, ये बेसिकली दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो अल्फा डीके से रिलेटेड है। मतलब डीके मतलब जब अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन होती है तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है। ऑप्शंस में यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक पेरेंट और एक डॉटर न्यूक्लियस का जिक्र हो रहा है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिकली होता है क्या। लेट्स सपोज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसको, अल्फा डीके को। अल्फा डीके होता क्या है, गौर से सुन लिएगा, गौर से समझ लिएगा। देखें भाई, मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, ये देखें, ये एक न्यूक्लियस बनाया। इस न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते थे, कोई भी एलिमेंट हो सकता है x, इसका एटॉमिक मास है a और इसका एटॉमिक नंबर है z। मुझे नहीं पता, इट कैन बी 80, इट कैन बी 90, इट कैन बी 100। तो फिलहाल a एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर z। इस पार्टिकल्स में, इस न्यूक्लियस में से इमिशन हुई किसकी, अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, इस न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल इमिट किया, तो इसका मतलब अब ये जो न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसी और न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको एक नया न्यूक्लियस मिलेगा, नया न्यूक्लियस को मिलेगा, उसको आप कह देंगे Y। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, जब इस न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकल गया, अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए, तो इसका मतलब इसका A और इसका Z दोनों चेंज हो जाएंगे। अब चेक करते हैं कितना फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, प्रोटॉन्स कितने निकल गए, 2, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा बाय 2, यानी कि 2 डिक्रीज कर दो, 2 डिक्रीज कर दो। अगर ये 80 होगा तो 78 हो जाएगा, अगर ये 90 होगा तो 88 हो जाएगा। तो जब अल्फा इमिशन होती है तो एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है, 2 टाइम्स नहीं, 2 डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए।
और अगर हम मास की बात करें तो भाई टोटल मिला लो, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका जो मास है वो कितना बना 4। तो अब आप इसके मास में से 4 को माइनस कर दें, यानी कि A-4, ये मिल गया आपको नया न्यूक्लियस। ये था आपका इमिशन से पहले वाला न्यूक्लियस। जो इमिशन से पहले वाला न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और इमिशन के बाद वाले को हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। अब आप देखें, आसान सी बात है, जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके पास प्रोटॉन्स 2 हमेशा कम हो जाते हैं जब कौन सा डीके होता है, अल्फा। जब अल्फा एमिट हो जाएगा तो डॉटर न्यूक्लियस के पास पेरेंट न्यूक्लियस से हमेशा 2 प्रोटॉन्स कम होते हैं। इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियाई। दिस इज योर आंसर। डॉटर न्यूक्लियस हैज 2 प्रोटॉन्स लेस देन द पेरेंट न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, ये देखें, ये था पेरेंट न्यूक्लियस, ये था डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस को चेक कर लो, अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद इसका एटॉमिक मास A-4 और इसका एटॉमिक नंबर Z-2। चेक कर लो, ऑप्शन में लिखा हुआ है A-4 एंड Z-2। दिस इज योर आंसर। ओके, ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जिक्र हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बीटा नेगेटिव डीके लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर बीटा पॉजिटिव डीके लिखा हुआ है। इसका मतलब अब हम ये चेक करेंगे अल्फा डीके के बाद कि बीटा डीके से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम चेक कर लेते हैं बीटा नेगेटिव डीके को, ठीक है, और फिर हम चेक कर लेंगे बीटा पॉजिटिव डीके को। ओके, हाँ भाई, पहली बात ध्यान में रखिएगा, बीटा नेगेटिव डीके का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। यह आ गई हेडलाइन या मेन पॉइंट किसका, बीटा नेगेटिव डीके का। इस चीज़ को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लेट सपोज अगर आपके पास एक एटम है, एक न्यूक्लियस है अनस्टेबल, इसका एटॉमिक मास A है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, ड्यू टू द बीटा नेगेटिव इमिशन, बीटा नेगेटिव इमिशन, तो ध्यान में रखिएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। अभी बताया मैंने आपको, नंबर फर्क पड़ जाता है, अगर एटॉमिक नंबर में फर्क आ गया इसका मतलब अब वो न्यू एलिमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं डॉटर। तो इसके मास पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि क्यों बढ़ जाएगा, इसका रीज़न मैं आपको दूंगा। अभी फिलहाल आप एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसमें नहीं जाते कि क्यों बढ़ जाएगा क्यों नहीं बढ़ेगा, तो इस लेवल के ऊपर फिलहाल आप ये याद रख लो कि हाँ भी बढ़ जाता है या डिक्रीज हो जाता है, ये बात याद रख लो। लेकिन जब डिटेल के अंदर मैं आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज़, बीटा रेस की प्रॉपर्टीज़, गामा रेस की प्रॉपर्टीज़, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन ये भी डिस्कस करेंगे कि बढ़ क्यों रहा है और ये कम क्यों होगा। फिलहाल आप ये इक्वेशन याद रख लिएगा, आपको काम आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई किसकी, बीटा नेगेटिव की। यानी कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में से बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा है तो उस न्यूक्लियस का मास तो चीज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास से कोई ताल्लुक नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक मास से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसका मतलब A सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। जबकि जब आप बीटा पॉजिटिव की बात करते हैं, अगेन एटॉमिक नंबर वहां इंक्रीजेस था, डिक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर यानी कि A मास नंबर रिमेन्स सेम। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगेन एक पेरेंट न्यूक्लियस, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z, कन्वर्ट हो रहा है, डीके कर रहा है, एमिशन कौन सी करी इसने, बीटा पॉजिटिव की, आपको न्यू एलिमेंट मिलेगा, उसको हम पेरेंट कहेंगे, उसके मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एमिशन इलेक्ट्रॉन्स की हुई है, इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास में कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर इस बार माइनस हो जाएगा 1। ये बन गई बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन। आपने पता है किस ट्रिक के साथ याद रखना है, सिंपल, अगर नेगेटिव डीके हुआ है
तो आप एटॉमिक नंबर प्लस कर दें 1, और अगर पॉजिटिव डीके हुआ है तो आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दें 1, बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही निकलता है, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो आपने Z-2 किया था। तो फॉर नेगेटिव डीके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड फॉर बीटा पॉजिटिव डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। अब आप चेक कर लें, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ऑप्शन बन रहा है ए रहा और Z+1 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में जहां बीटा नेगेटिव की बात कर रहा है तो वहां पर कंडीशन क्या आ रही है कि वहां पर हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, ए रहेगा और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। तो जब आप बीटा नेगेटिव की बात करेंगे तो इंक्रीजेस बाय 1, जब आप बीटा पॉजिटिव की बात करेंगे तो डिक्रीजेस बाय 1। ये आ गई कहानी किसकी, बीटा डीके की। और बीटा डीके हमारे पास 2 किस्म के हो रहे हैं, यहां तक बात क्लियर है। अल्फा डीके हमने पढ़ा, बीटा डीके हमने पढ़ लिया। गामा डीके के बारे में आपको मैं वैसे ही बता देता हूं, गामा डीके के अंदर ना तो ए पर कोई फर्क पड़ता है ना जेड पर कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, फोटॉन से एटॉमिक मास का, एटॉमिक नंबर का क्या ताल्लुक है जो वो चेंज होगा। सो जब गामा डीके होता है, गामा इमिशन होती है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसके ए पर ना उसके जेड के ऊपर। अल्फा इमिट होगा तो फर्क पड़ेगा, बीटा इमिट होगा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन गामा इमिट होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये गामा रेज के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। तो गामा रेज आर क्या है, गामा रेज, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन के लास्ट 2 ऑप्शंस को देखें, सी और डी को, तो उसमें लिखा हुआ है गामा रेज आर चार्ज्ड, और डी में भी लिखा हुआ है गामा रेज आर चार्ज्ड। ये तो गलत बात हो गई, इसका मतलब सी और डी ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि गामा पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते ना। ये मैं आपको पता नहीं कितनी दफ़ा अभी बता चुका हूँ। शुरू के 2 ऑप्शंस को चेक करते हैं। ओके, गामा रेज आर अनचार्ज, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन ए में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आउटर स्पेस, कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस। नहीं भाई, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज ये कहीं और से नहीं आती, ये न्यूक्लियस से आती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से आती है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, हाई एनर्जी वेव्स कमिंग फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बात कर रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम रेडियम। अच्छा, मैं काम ये करता हूँ, रेडियम का जिक्र आ रहा है तो रेडियम लिख देता हूँ, आर ए रेडियम। इसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है 226 और इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 88। सही है, ओके। इसमें से इमिशन हुई है अल्फा पार्टिकल की, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है इसमें से। मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो यहाँ देखें, मास नंबर की जब हम बात करते हैं और जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो क्या फर्क होता है। हाँ भाई, मास नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 4 और एटॉमिक नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है 2। सही है ना। अल्फा इमिशन की वजह से मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बचेगा, 2 2 2, और इसका आंसर क्या बचेगा 86। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये रहा नया क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। इसमें जो पार्टिकल है, जो न्यूक्लियस है वो आर है और आर के साथ लिखा हुआ है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 220 लिखा हुआ है और इसका मास 220 लिखा हुआ है और एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 86। ठीक है, इमिशन ऑफ 2 अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल नहीं बल्कि 2 अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं। 2 अल्फा पार्टिकल्स का मतलब पता है क्या है, यानी कि 2 हीलियम न्यूक्लियाई इमिट हो रहे हैं एक साथ। इसका मतलब एटॉमिक मास जब हम एक अल्फा पार्टिकल इमिट करवाते हैं तो वो 4 डिक्रीज हो जाता है। अब आप 4 का डबल कर दें, देखें 2 4 ज़ा 8, और आप एटॉमिक नंबर को डबल कर दें 2 2 ज़ा 4, यानी कि इस बार जो आपको न्यू, यानी कि आर जो कन्वर्ट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एस के अंदर, आर एक अल्फाबेट है और एस भी एक अल्फाबेट है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने अल्फाबेट्स ले लिए बेसिकली। तो जो आपको न्यू एलिमेंट मिलेगा, तो भाई आप 220 में से कितने, इस बार सिर्फ 4 नहीं बल्कि इस बार 4 2 ज़ा 8, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। तो 220 में से आप 8 निकाल दें तो कितना बचेगा 212। और इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल जब एक निकलता है तो एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 डिक्रीज होता है, लेकिन इस बार 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो 2 2 ज़ा 4, तो 86 में से आप 4 निकाल दें तो आंसर बचेगा आपके पास 84। दिस इज योर आंसर।
212 एंड 84। ये रहा हमारा नया क्वेश्चन। इसमें आपके सामने एक सीरीज़ बनी हुई है और इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो इसमें तकरीबन तीनों इमिशंस आ गई, अल्फ़ा, बीटा, अल्फ़ा, गामा, सारी इमिशंस आ गई। मैं काम ही करता हूँ, ये सीरीज़ यहाँ पर बनाता हूँ आपके सामने। ये देखें, x से x1 से x2 से x3 और x4, है ना। इमिशंस भी लिखते हैं। सबसे पहली इमिशन जो हुई वो अल्फ़ा पार्टिकल की हुई, दूसरी इमिशन जो हुई वो हुई बीटा नेगेटिव की। फ़र्क है बीटा नेगेटिव में बीटा पॉजिटिव में, याद है, फ़र्क रखिएगा। फिर दोबारा इमिशन हुई अल्फ़ा की और उसके बाद लास्ट में जो इमिशन हुई वो हुई गामा की। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको गिवन है 180 और 72, है ना, 180 और 72। चले भाई, यानी कि जो स्टार्ट हुआ वो 180 और 72 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अल्फ़ा इमिशन हुई है, तो हमें एक बात पता है, जब अल्फ़ा इमिट होता है तो एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाता है। तो चले भाई काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 180 में से आप 4 निकाल दें तो ये बचेगा 176। मैं एक काम ही करता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ, ब्लू से, ताकि आपको नजर आए। यानी कि फर्स्ट इमिशन के बाद जो मास रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 176, और एटॉमिक नंबर को 2 डिक्रीज कर दें, यानी कि ये रह जाएगा 72 से 70 अल्फा इमिशन की वजह से। उसके बाद बीटा नेगेटिव हुई। हमें एक बात पता है, बीटा नेगेटिव हो बीटा पॉजिटिव हो, मैं आपको बता चुका हूं, एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता। तो 176 को एज इट इज हम 176 लिख देंगे सेकेंड इमिशन के बाद। लेकिन हमें पता है कि जब नेगेटिव बीटा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो 70 से कितना हो जाएगा, 71। थर्ड इमिशन की डिस्कस करते हैं। थर्ड इमिशन कौन सी है, अल्फा। और अल्फा इमिशन तो जब भी होती है तो एटॉमिक मास हमेशा 4 आपने कम करना होता है, 4 माइनस कर दो। तो भाई 176 में तो आप 4 माइनस कर दें तो ये बचेगा 172। और दूसरी बात, अल्फा इमिशन से एटॉमिक मास आप 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं और एटॉमिक नंबर को 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बच जाएगा 69। और लास्ट में जो इमिशन हुई है वो इमिशन हुई है गामा। और गामा का मतलब क्या होता है, ना तो एटॉमिक मास पे कोई फर्क पड़ा ना एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ा। इसका मतलब एज इट इज 172 एंड 69। दिस इज योर आंसर। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास 2 बीटा नेगेटिव सक्सेसिव इमिशंस हुई हैं। मतलब हमारे पास जो पार्टिकल गिवन है, जो न्यूक्लियस गिवन है, दैट इज CD, इसका एटॉमिक मास है 115, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 48। ओके, 2 इमिशंस हुई हैं और दोनों की दोनों बीटा नेगेटिव, यानी कि सबसे पहले अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा तो हमें एक बात पता है कि बीटा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 115 सेम रहेगा। लेकिन एटॉमिक नंबर नेगेटिव बीटा पार्टिकल की वजह से 1 इंक्रीज हो जाता है, तो 48 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। 2 सक्सेसिव, यानी कि एक पर रुकेंगे नहीं, दूसरी की तरफ भी लेकर जाएंगे। ओके, एक और दफा बीटा नेगेटिव इमिशन हुई। बीटा नेगेटिव इमिशन की वजह से अगेन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 बढ़ जाएगा, 49 से 50 हो गया, लेकिन एटॉमिक मास सेम रहेगा 115। अब जो आपको 50 पे एटम मिलेगा, जो न्यूक्लियस मिलेगा, दैट विल बी SN। ये आपका आंसर है, समझे। तो बीटा नेगेटिव 2 सक्सेसिव हो, 4 हो, 10 हो, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर नेगेटिव की वजह से 1 इंक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव की वजह से 1 डिक्रीज हो जाता है। ये Y मैंने लिखा हुआ, Y का मतलब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर 49 के ऊपर कौन सा एटॉमिक नंबर आना चाहिए। सो दिस इज योर आंसर।